हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज कमर्शियल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग। तो क्या आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, या सिर्फ गोडाउन में किसी प्लेस में स्टॉक स्टोर कर देना, सामान रख देना? क्या इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक? नहीं। लॉजिस्टिक एक बहुत ही वाइड टर्म है। ये फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू दी फर्म्स एंड देन टू दी कंज्यूमर। जी हां, ये पूरा प्रोसेस लॉजिस्टिक्स है। तो एक बहुत ही वाइड टर्म है लॉजिस्टिक, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट भी आता है, वेयर हाउसिंग भी आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है लॉजिस्टिक्स। और कहीं आप ये सोच रहे हैं वेयर हाउस और गोडाउन एक चीज है, क्या लगता है आपको दोनों एक ही चीज है? तो बने रहिए अंत तक और जानिए आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं करता हूं अपने वीडियो को स्मॉल और यहीं से बिगिन करते हैं लेसन इन डिटेल। चलिए, तो वेयर हाउसिंग ये आज का मेन टॉपिक रहेगा लॉजिस्टिक के बाद। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक क्या है? तो लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करना होता है? मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, पार्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर थ्रू द फर्म्स एंड ऑन टू द कंज्यूमर। तो एक बहुत ही वाइड टर्म है लॉजिस्टिक। कई सारे चीजें इसके अंदर इंक्लूडिंग है। हाँ, कई सारे टर्म्स इसके अंदर इंक्लूडिंग है। इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का पहुंचाना नहीं, उसका मूवमेंट भी है और उसका स्टोरेज भी है। इसीलिए बहुत वाइड टर्म है। अगर मुझसे पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो मैं कहूंगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द अदर टर्म फॉर लॉजिस्टिक। जी, अब आता है कि लॉजिस्टिक क्या करता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करता है। तो लॉजिस्टिक क्योंकि बहुत ही वाइड टर्म है, तो ट्रांसपोर्ट करना मतलब पीपल को और गुड्स को वन प्लेस तक दूसरे प्लेस तक ले जाने का नाम है ट्रांसपोर्ट करना। ये भी इसका पार्ट है। वेयर हाउसिंग करना मतलब सिस्टमैटिक तरीके से स्टॉक को, इन्वेंट्री को स्टोर करना, उसको कहते हैं वेयर हाउसिंग। और ऑर्डर प्रोसेसिंग अर्थात ऑर्डर्स को एज रिक्वायर्ड, गुड्स को एज पर द रिक्वायर्ड कन्वर्ट करना। एंड फाइनली इन्वेंट्री को, अनसोल्ड स्टॉक और रॉ मटेरियल टूल्स को मैनेज करना। तो काफी सारी चीजें हैं, बट क्या सारा आपके सिलेबस में है? जी नहीं। आज जो आप सिलेबस देखेंगे वो ये रहा। यहां मैं आपको आपका सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस मार्क कराता हूं। तो हाईलाइट कर देता हूं आपका सिलेबस। सबसे पहले आप जानेंगे आज के सिलेबस में कि मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक क्या है। हम स्ट्रिक्टली सिलेबस सिर्फ फॉलो करेंगे। मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके जो अभी क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्या होगा? वेयर हाउसिंग, जिसमें वेयर हाउसिंग का मीनिंग, सिर्फ उनका इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। और टाइप्स में भी 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आपके सिलेबस में है, पब्लिक, प्राइवेट और बॉन्डेड। याद रखिएगा, इनका सिर्फ मीनिंग करना है, इनके भी फंक्शंस नहीं करने हैं। और दूसरी हेडिंग क्या है आपके सिलेबस में? दूसरी हेडिंग है आपके सिलेबस में इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मीनिंग, इंश्योरेंस के टाइप्स, जी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, इनका मीनिंग करना है और कुछ नहीं, सिर्फ मीनिंग। एंड फाइनली प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिस्टिक के बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास है, जी अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो, यस, लॉजिस्टिक का ऑब्जेक्टिव जान लें, क्योंकि लॉजिस्टिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है शॉर्ट में। व्हाट इज लॉजिस्टिक? तो लॉजिस्टिक क्या करता है? रिड्यूस टाइम करता है, रिड्यूस कॉस्ट करता है, क्योंकि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। लॉजिस्टिक इंप्रूव करता है कस्टमर सर्विस। लॉजिस्टिक से आप बिजनेस में कॉम्पिटिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, और लॉजिस्टिक की वजह से आपका सेल्स इंक्रीज होता है। सेल्स टर्नओवर मतलब होता है सेल्स की, यस, अमाउंट इंक्रीज हो सकती है। टर्नओवर मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स।
तो ट्रांसपोर्ट जी ये आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में, सिर्फ इसका एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट, यस लॉजिस्टिक का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट, इसीलिए आपको जानना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है आप गुड्स ट्रेन में सामान जो जगते हैं, गुड्स ट्रेन नाम सुना है आपने ना, हाँ वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, ट्रक्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पर बसेस और बाकी रेलवे पैसेंजर ट्रेन्स वो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको सिलेबस में नहीं है जी, ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, मैं काट रहा हूं जी, कट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसके लिए टेंशन ना लें। देखिए कट करने में कितनी खुशी मिलती है कि ये सब पार्ट आपको नहीं पढ़ना है जी, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो वेयर हाउसिंग है, तो इसीलिए हम सीधे वेयर हाउसिंग पे आएंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे। ये सारा पार्ट मैं आपको कट करते हुए सामने से दिखा रहा हूं ताकि आप अपना टाइम एंड एनर्जी इस पे स्पेंड न करें, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है सर। तो चलिए आने वाला टॉपिक आपके पास स्क्रीन पे ये आ रहा है, ये अब आपको जो टॉपिक आने वाला है जी यहीं से शुरू होता है, वेयर हाउसिंग जी, वेयर हाउस तो स्टोरेज करने की प्लेस, स्टोरेज करना अर्थात गुड्स को होल्ड करना, प्रिजर्व करना फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड टिल दे आर नीडेड फॉर कंजम्पशन। तो ऐसा नहीं है कि गुड्स बनते ही तुरंत कंजम्पशन हो जाता होगा। भाई एक प्रोड्यूसर है, उसने फर्नीचर बनाया, ठीक है, तो क्या फर्नीचर तुरंत बिक जाता है? आप तो जानते ही हैं, बनने के बाद वो उनके वेयर हाउस में रखा रहता है। जब वहां प्रोड्यूसर को डिमांड आती है कि हमें फर्नीचर चाहिए, तो वो वहां से रिटेल शोरूम पहुंचता है या दुकानों पे पहुंचता है जहां से मैं और आप जाते हैं और खरीद लेते हैं। तो वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग है क्या या वेयर हाउस क्या है पहले ये जाने। तो वेयर हाउस और गोडाउन, यही मैं आपसे पूछ रहा था आज, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था। तो वेयर हाउस क्या करता है? वेयर हाउस स्टोरेज करता है, अक्यूमुलेशन करता है, एकत्रित करके गुड्स रखता है, बट वहां पे जो काम होता है बहुत सिस्टमेटिकली होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है जी, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। वहां पर गुड्स को संभाल के रखा जाता है फ्यूचर यूज के लिए, प्रॉपर ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में। तो सर गोडाउन में क्या होता है? आपके घर में कोई कमरा खाली है, पापा को लगता है कि उनके पास बहुत सारे सामान है बिजनेस के जो उनके अभी काम में नहीं है, पापा उसी कमरे में क्या करते हैं, सारा सामान क्या करते हैं, फिकवा देते हैं, रखवा देते हैं कहीं एक कोने में, जाओ पड़ा रहेगा वहां पर। अरे भाई ये वेयर हाउस नहीं है, देखा, वेयर हाउस कमर्शियल काम के लिए होता है, जबकि गोडाउन जनरली कहीं पे भी हो सकता है। हाँ वैसे मैं अगर पूछेंगे गो डाउन, हाँ नीचे जाओ, यस ज्यादातर लोग बिल्डिंग के बेसमेंट्स में क्या करते थे, पहले बड़े बड़े कमरे बना देते थे ताकि वहां चीजें स्टोर कर सके, तो दैट वाज गो डाउन। चलो आगे जानते हैं वेयर हाउसिंग के बारे में। तो वेयर हाउसिंग एक बहुत ही प्रॉपर और टेक्निकल वर्ड है, कमर्शियल शब्द है जो बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है आजकल। हाँ, गुड्स को स्टोर करके रखना प्रॉपरली ताकि फ्यूचर में यूज किया जा सके, बेचा जा सकते या फर्दर प्रोडक्शन में उस गुड्स का इस्तेमाल हो सके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? सीजनल प्रोडक्शन, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जैसे राइस, व्हीट, शुगर, ये प्रोड्यूस तो किसी पर्टिकुलर सीजन में होती हैं, बट इनका कंजम्पशन पूरे साल भर होता है। अब सोचिए आलू आप रोज खाते हैं कि नहीं खाते? सच सच बताना, क्या कहते हो? तो आलू आप रोज खाते हो, पर आलू उगता तो सिर्फ विंटर में है भाई, विंटर ही आलू का सीजन है। तो सर समर में कैसे खाते हैं? बस वेयर हाउस में जाके स्टोर हो जाता है भाई, तो उसकी डिमांड पूरे साल भर वहीं से पूरी होती है। आपके घरों में जो आलू आ रहा है गर्मी के दिनों में, वो भी इन वेयर हाउस से आ रहा है, समझ गए? तो कुछ गुड्स इसके ठीक रिवर्स होते हैं। हाँ, कुछ गुड्स ठीक रिवर्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन पूरे साल भर होता है। इनका प्रोडक्शन पूरे साल भर होता है, पर इनकी डिमांड कुछ ही सीजन होती है। देखा, रिवर्स हो गया उसका। यहां पे हमने पढ़ा था सीजनल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसी सीजन में होता है। अब यहां बोल रहे हैं सीजनल डिमांड, इनकी डिमांड किसी सीजन में होती है भाई। कूलर है, एसी है जी, फैंस हैं, ये आपको कब चाहिए? समर में चाहिए, ठीक है, आपको समर्स में चाहिए। पर क्या कूलर, फैन
जहां बनता है उनकी फैक्ट्री क्या समर में खुली रहती है, बाकी साल भर बंद होती है? नहीं नहीं नहीं, दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर। तो उस समय क्या होता है, अभी क्या विंटर में जब गुड्स बन रहे होंगे तो अभी क्या हो रहे होंगे, अभी स्टोर हो जाएंगे जाके वेयर हाउस में, ठीक है, और जब डिमांड आएगी सीजन में यहीं से निकाल के दे दिए जाएंगे। तो इसीलिए वर्ड है सीजनल डिमांड। तीसरा इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड, मतलब होप ऑफ डिमांड, उम्मीद ऑफ डिमांड। याद रखना पूरी दुनिया जो है यस उम्मीद पे चल रही है। एक फैक्ट्री जो है वो गुड्स आगे डिमांड होगी इसके उम्मीद में बना रही है गुड्स, क्योंकि जब डिमांड होगी तब आप बनाओगे, तब तक लेट हो जाएगा भाई, कोई दूसरा प्रोड्यूसर आपसे आगे निकल जाएगा। सो उन लोग क्या करते हैं, गुड्स को भले अभी तुरंत नहीं बिकने वाला है बट अभी ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और गोडाउन में वेयर हाउसेज में रख देते हैं, जब डिमांड होगी वहां से निकाल करके दे दिया जाएगा। तो दैट इज व्हाई गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर आता है बिजनेस फर्म्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, कच्चा माल नहीं चाहिए उनको। तो वो रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं भाई, रॉ मटेरियल्स इसलिए रखे रहते हैं कि जब प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे, रॉ मटेरियल तब ऑर्डर देंगे और तब रॉ मटेरियल आएगा और उसके बाद बनाएंगे। ओ तब तो आप लेट हो जाएंगे। तो आपको रॉ मटेरियल को भी क्या करना पड़ेगा, कच्चे माल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स अर्थात आपके कच्चा सामान जिसको फाइनल प्रोसेस करके यस फिनिश गुड बनाना पड़ता है, ये बहुत सारे सीजन्स में क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सीजन में इसकी प्राइस बहुत लो होती है, तो उस सीजन में की प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इनको बल्क में खरीद लेते हैं और अपने गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं और फिर यूज करते रहते हैं यहीं से। तो ये तो बिजनेस की ट्रिक है भाई। हाँ, क्या करना, रॉ मटेरियल को खरीद लेना जब बाजार में सस्ता मिल रहा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला, फिफ्थ वाला फंक्शन, सॉरी इंपॉर्टेंस, और इक्विलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वेयर हाउस हेल्प करता है मार्केट में सप्लाई और डिमांड को मैच कराने में। सर वो कैसे करता है, आइए दिखाते हैं। नीचे देखिए, नीचे, हाँ, जब मार्केट में चीजों की डिमांड होती है तो कुछ इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है। मैंने एक डायग्राम दिखाया जिसमें लेफ्ट टू राइट नीचे जा रहा है, और ये देखिए चीजों की सप्लाई हो रही है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है। यहां पर जी ये मैंने सर्कल बना दिया, यहां पर क्या होता है, गोडाउन का यूज है। गोडाउन क्या करता है, इनको मीट कराने में, डिमांड को बाजार में जो है उसकी पूरत करने में, उसकी सप्लाई बनाने में मदद करता है। जब मार्केट में मंदी चल रही होती है, डिप्रेशन मतलब मंदी चल रही होती है, तो डिमांड कम होती है, गुड्स को हम स्टोर कर लेते हैं। भाई कब तक स्टोर करके रखेंगे, जब डिमांड होगी। और इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, जब बाजार में डिमांड होगी बिजनेस हाउस को बेच पाएगा। और क्या खास बात है वेयर हाउसिंग की, और क्या इंपॉर्टेंस है, स्कैटर्ड डिमांड। भाई गुड्स प्रोड्यूस किसी अलग जगह पे हो रहे होते हैं पर डिमांड उसकी हर जगह हो रही होती है। अब जैसे आपने घर में टी पीते हैं, आपके घर में सब लोग, हाँ चाय पीते हैं ना, तो चाय तो बन रही है असम में है कि नहीं है, तो इसका इस्तेमाल तो पूरी इंडिया कर रही है, और मैं कहूं पूरा विश्व कर रहा है तो गलत नहीं होगा। तो गुड्स आर स्टोर्ड, गुड्स को स्टोर कर दिया, चाय को स्टोर कर दिया नियर द मार्केट, वहां उनके पास वेयर हाउस होता है, और जब मार्केट में डिमांड आती है बायर से, वहां से गुड निकाल करके सप्लाई कर देते हैं। तो हमने 6 इंपॉर्टेंस पढ़ा, और इंपॉर्टेंस है बट 6 इंपॉर्टेंस से ज्यादा आप ना करें। हाँ, मैं आगे देख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस भी एक इंपॉर्टेंस है, अर्थात प्राइस को फ्लक्चुएट होने से रोकता है। गुड्स को कन्वर्ट करना, प्रोसेसिंग करना, तैयार करना, इसमें भी हेल्प करता है वेयर हाउसिंग। और इवन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो कि गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के पास अपने वेयर हाउसेज हैं जहां से अनाज निकल के, हाँ राशन का सामान निकल के राशन की दुकानों पे पहुंचता है, और वहां से जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं वहां से सामान ले लेते हैं। बट 6 से अधिक को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था। ये सब फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है एज पर द सिलेबस, मैं इसको कट कर दे रहा हूं। चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, और उसमें से भी 3 टाइप ही हमें पढ़ने हैं जी। इसमें से 3 टाइप पढ़ने हैं, प्राइवेट, पब्लिक और बॉन्डेड। सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट वेयर हाउस की। प्राइवेट वेयर हाउस, हाँ वो वेयर हाउस जो तुम और मैं अपने बिजनेस के नीड के हिसाब से बना लें, वो हो जाएगा प्राइवेट वेयर हाउस।
तो ये वो वेयर हाउस है जो मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स स्टोर गुड्स करने के लिए, हाँ स्टोर गुड्स करने के लिए लगते हैं। क्योंकि देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपना वेयर हाउस बनाना पड़ता है। किसी बड़े टीवी के शोरूम में तुम गए हो, जरूर गए होगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, उनके पास अपना वेयर हाउस है। कहीं तुमने फर्नीचर खरीदा है क्या? हाँ, किसी बड़े फर्नीचर की दुकान में जाओगे तो वो सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले में नहीं रख पाते हैं, शो में सामने नहीं रख पाते हैं, तो उनको वेयर हाउस में रखना पड़ता है। ऐसे ही सारी बड़ी फर्म्स करती हैं, ऐसे ही बड़े मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स अपने गुड्स को अपने ही वेयर हाउस में रख लेते हैं, एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड में, मतलब कल डिमांड आएगी, आने वाले समय में डिमांड होगी, रख लेते हैं। होलसेलर्स भी ऐसा कर लेते हैं। तो प्राइवेट वेयर हाउस किनके पास है? प्राइवेट वेयर हाउस बिजनेसमैन के पास है, ट्रेडर्स के पास है, प्रोड्यूसर्स के पास है। ज्यादातर वो रूरल एरियाज में रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? गांव के इलाकों में क्यों वेयर हाउस बनाते हैं लोग, या बैकवर्ड पीछे वाले इलाकों में क्यों रखते हैं? क्योंकि वेयर हाउस के लिए जगह बहुत चाहिए होती है ना, स्पेस बहुत चाहिए होती है, और शहर के अंदर तो आप जानते हैं जमीनें बहुत महंगी है। इसीलिए एक वेयर हाउस का एग्जाम्पल है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक गवर्नमेंट बॉडी है। यस, ये गवर्नमेंट बॉडी है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और या तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, इनके पास भी गोडाउन्स हैं। क्या करते हैं? इसमें सरकार जो किसानों से अनाज खरीदती है, जिसे हम बफर स्टॉक कहते हैं, वो स्टॉक कर रखती है, और यहीं से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात राशन की दुकानों पे यहीं से सामान पहुंचता है। हाँ, जिनके पास राशन कार्ड्स होता है उनको यहीं से मिलता है। तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, खरीद करके स्टॉक स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में। आइए वेयर हाउस के कुछ एडवांटेज जान लें। तो प्राइवेट वेयर हाउस के फायदे ये हैं कि वेयर हाउस आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बेस्ट कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि एक प्रोड्यूसर वेयर हाउस बनाता है तो जो बेस्ट सूट करता है उसके लिए। हाँ, एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो। जैसे कोई चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है, अरे कैडबरीज, अरे डेयरी मिल्क, हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो वेयर हाउस बनाएंगे उनमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी रखेंगे, भाई पिघले ना चॉकलेट भाई। तो देखा, अपने सूट के हिसाब से बना सकते हैं। और क्या फायदा है? लोकेशन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, दे कैन चूज देयर ओन लोकेशन, जहां उनको फायदा मिल रहा हो। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि ये क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रिजर्व कर देते हैं, ताकि गुड्स को ज्यादा लंबे समय तक क्या करें, ये स्टोर कर सकें जब तक डिमांड नहीं है। और तो और वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, पैकिंग के लिए। वहां सामान रख भी सकते हैं, दिखवा भी सकते हैं, जांच भी करा सकते हैं, और तो और वहां पे पैकिंग भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो ये तो जाना आपने अभी तक प्राइवेट वेयर हाउस के बारे में। अब जो टॉपिक है वो है पब्लिक वेयर हाउस, मतलब वो वेयर हाउस जिसको आम जनता, आप, मैं, कोई भी सामान अपना स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अपना वेयर हाउस नहीं है, हाँ मेरे पास अपना वेयर हाउस नहीं है, पर यहां पे कुछ फीस देकर, कुछ किराया देकर के हम अपना सामान रखवा सकते। तो ये वेयर हाउसेज किनके लिए है? वेयर हाउसेज बिजनेसमैन के लिए है। ये वेयर हाउस किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी के लिए है जो स्टोर करना चाहते हैं वेयर हाउसेज में, बट दे हैव टू पे सम चार्ज, है ना। पब्लिक वेयर हाउस, क्योंकि पब्लिक मतलब आम जनता का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, पब्लिक ट्रस्ट का हो सकता है, किसी पब्लिक अथॉरिटी का हो सकता है। हाँ, यहां पर गुड्स को रखने के लिए आपको गुड्स का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका नहीं है। अच्छा, ज्यादातर पब्लिक वेयर हाउसेस कहां होते हैं? ज्यादातर पब्लिक वेयर हाउस रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज से कनेक्टेड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये पब्लिक है तो इनका यूज कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है। आइए इनके कुछ एडवांटेजेस जान लें पब्लिक वेयर हाउस के। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि आपको मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मीनिंग को एक्सपेंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पब्लिक वेयर हाउस की लोकेशंस ज्यादातर मैंने कहा सेंट्रल प्लेस होती है, जो प्लेस सब जगह से कनेक्टेड होती है। पब्लिक वेयर हाउस स्मॉल बिजनेसमैन को, जो कि अपना गोडाउन नहीं बना सकते हैं, वेयर हाउस नहीं कर सकते हैं, उनको फायदेमंद है, क्योंकि वेयर हाउस बहुत बहुत पैसा लगता है भाई बनाने में। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत पैसे लगते हैं। चलिए तीसरा और आखिरी वेयर हाउस टाइप पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस, क्योंकि आपको बहुत इनके एडवांटेजेस नहीं करने हैं। बॉन्डेड, अरे जेम्स बॉन्ड, नहीं नहीं माय डियर, वो वाला बॉन्ड नहीं। तो यहां बॉन्ड मतलब है एग्रीमेंट करना। जी, मैं एक वर्ड लिख देता हूं, एग्रीमेंट करना।
तो इन वेयर हाउस की खास बात है, यहां पर एक एग्रीमेंट के तहत, एक बॉन्ड के तहत आपका गुड्स जमा रहता है। तो कहां होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, क्या करते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, आइए थोड़ा सा जानते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया था, एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, कस्टम अथॉरिटीज के बीच में, कि आप मेरे ड्यूटी एबल गुड्स को तब तक स्टोर करके रखेंगे जब तक मैं ड्यूटी न दे दूंगा। इसका मतलब कि बॉन्डेड वेयर हाउस कहां पे होते हैं, सिर्फ पोर्ट एरियाज में होते हैं। कहां पर, पोर्ट एरियाज में। और वहां पर जिनका सामान आ रहा होता है, मतलब मैं अगर मंगवा रहा हूं, मैंने क्या किया, अमेरिका से कुछ सामान मंगवाए, तो मुझे सामान मेरे को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इस बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिए जाएंगे और मुझसे एग्रीमेंट कराया जाएगा कि मैं ये सामान तभी इस वेयर हाउस से निकाल सकता हूं। याद रखिएगा, बिजनेस की यूज की बात कर रहा था। मैं ये सामान तभी यहां से निकाल सकता हूं जब मैं कस्टम ड्यूटी दे दूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी दे दूंगा। बस इसी के लिए नाम रखा गया है बॉन्ड। समझ गए? बॉन्डेड वेयर हाउस आर लोकेटेड इन पोर्ट टाउन्स एंड आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इनको चलाने की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये क्या करते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस गुड्स को रखवाते हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स होता है स्टोरेज के लिए, बिफोर द पेमेंट ऑफ द कस्टम। मतलब कस्टम ड्यूटी दे दिया, आप सामान ले लिया, यस, उसके बाद सामान ले जाओ। समझ गया ना? तो ये इंपोर्टर्स को हेल्प करते हैं सामान को स्टोर करने के लिए। इंपोर्टर्स चाहे तो पैसा धीरे धीरे करके देते रहें, इंस्टॉलमेंट देते रहे, सामान लेते जाएं। इंपोर्टर्स को अपना वेयर हाउस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गए, यस, तीनों टाइप के वेयर हाउस हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। ये तीनों वेयर हाउस आपके सिलेबस में थे, ये कुछ भी आगे आपके सिलेबस में नहीं है। अब आता है अगला टॉपिक, इंश्योरेंस। सर क्या है इंश्योरेंस? चलो, लाइफ इंश्योरेंस तो नाम जरूर सुना होगा, एकदम सुना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी आजकल बड़ा चर्चा में है ना? जब से कोरोना आया तब से बहुत इसकी डिमांड हो गई है। तो क्या है इंश्योरेंस? अरे भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। आइए समझते हैं। दो पार्टीज होती हैं, एक इंश्योरर, जी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बताया किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योरर, जी इंश्योरर एक कंपनी होती है जो प्रॉमिस करती है, यस, जो प्रॉमिस करती है, गारंटी लेती है। और इंश्योर्ड कौन है? मैं और आप जिसने इंश्योरेंस करवाया है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि मैं प्रीमियम दूंगा। सर प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम एक पैसा होता है जो इंश्योरेंस के अगेंस्ट में आपको देना होता है। प्रीमियम जमा करेंगे, यह प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड, और इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि आपका रिस्क मैं बियर करूंगा। देखा? बस इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया है, तुम मुझे प्रीमियम दो, मैं तुम्हारा रिस्क लूंगा। अरे जी हां, यही है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कहीं आप ये तो नहीं सोचे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के ये वचन थे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे प्रीमियम दो, मैं तुम्हारा रिस्क कवर करूंगा। यही है इंश्योरेंस। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए यहां आपको देना पड़ेगा। ये टॉपिक तो मैंने काट ही दिया था आपके लिए, जी ये मैं फिर से काट दे रहा हूं। यस, यहां थोड़ा सा टॉपिक है, मैं इसको रब करके, हाँ इसकी रब की नौबत आ रही है। रब हो जा भाई, हाँ ये इसकी रब करने की नौबत आ रही है, ये काट देता हूं। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइटिंग में है, जहां एक पार्टी, मैंने बताया इंश्योरर, क्या करती है? इंश्योरर गारंटी लेती है इंडेमनीफाई करने का। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कवर द लॉस करना। यस, मेक गुड द लॉस करना, आसान भाषा में बोले, कवर द रिस्क, कवर द लॉस। क्या करता है इंश्योरर? कहता है मैं तुम्हारा लॉस बियर कर दूंगा। किसका? इंश्योर्ड का। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? बदले में तुम मुझे पैसा दोगे, नाम है प्रीमियम। ठीक है, अगेंस्ट एनी लॉस, तुम्हारे लॉस को करेंगे। समझ गए? तो इसी कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा गया है। इसी कॉन्ट्रैक्ट को जब साइन कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है,
दो पार्टीज मैंने बता दिया, इंश्योर्ड और दूसरी पार्टी है इंश्योरर। अरे दोनों आई से है सर जी। इसमें से वन पार्टी जो कि इंश्योर्ड है वो यस इंश्योर्ड प्रीमियम पे करेगी, चाहे वो मंथली करे चाहे लमसम करे, और दूसरी पार्टी इंश्योरर क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, लॉस की भरपाई करेगी। इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब बताया था रिस्क को कवर करना, लॉस को भरपाई करना। इट कवर्स रिस्क, मैंने बताया था रिस्क कवर करता है। आइए, क्योंकि इंश्योरेंस का बेनिफिट्स आपको सिलेबस में नहीं है, आपको सीधे आना है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। मैं काट दूं क्या यहां पर इसको? चलो, बहुत अच्छा लगता है कटते हुए देखने में ना जी। चलो, आपके कहने पे मैं इसको काट देता हूं ताकि आपको याद रहेगा ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, रिड्यूस सिलेबस देख के बड़ा चैन मिलता है, क्या कहते हो? मिलता है तो ओ कुछ ज्यादा घट गया क्या? मिलता है तो मुझे लाइक करना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि मैंने आपके लिए यस कमर्शियल स्टडीज पढ़ने वाले मेरे सुपर स्टार्स के लिए ये वीडियो डेडिकेट किया है उनको। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि प्लीज 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 समझ में आया है तो लाइक प्रेस करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना। एक रिक्वेस्ट और बनती है मेरी तरफ से, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इसको शेयर करो, क्योंकि कमर्शियल स्टडीज का मैं सारा सिलेबस एज पर द रिड्यूस टर्म्स बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलो स्टार्ट करता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इसमें अटमोस्ट गुड फेथ होना, उबर मेई फीडीए। अर्थात जब आप इंश्योरेंस कर रहे होते हैं तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर पूरा विश्वास होना चाहिए। दो पार्टीज, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं, दो पार्टीज है, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर एक कंपनी है, तो इंश्योर्ड मैं और आप हैं। तो दोनों की ड्यूटी है, यस दोनों की ड्यूटी है कि वह एक दूसरे को पूरी जानकारी दें। हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो हम प्रपोजर बन जाते हैं जी, प्रपोजर, ठीक है? तो हमें पूरी जानकारी अपने बारे में देनी होती है। सर इसका मतलब क्या, आइए समझाते हैं। अगर मैंने इंश्योरेंस लेना है तो मुझे अपनी सारी जानकारी बतानी पड़ेगी। हमें अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के लिए जरूरी है वो सब डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमें अपने बीमारी से रिलेटेड, अपनी पर्सनल जानकारी से रिलेटेड कोई मटेरियल फैक्ट्स नहीं छुपाने चाहिए। क्यों? अगर मान लेते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, हाँ लेट्स से मुझे कैंसर है, पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं, तो अब क्या होगा? गुड फेथ ये कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई बतानी चाहिए अपने हेल्थ कंडीशंस के बारे में। अगर मैं नहीं बताता हूं, डिस्क्लोज नहीं करता हूं, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है तो वो कैंसिल कर देगी कॉन्ट्रैक्ट। यस, आपका मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्या करना है, हमें पूरी क्या करनी है, जानकारी दोनों पार्टीज को एक दूसरे को देनी चाहिए। समझ गया ना? अब सेकंड इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना गया है, मोस्ट एसेंशियल मुझे लगता है प्रिंसिपल यही है। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह का इंश्योरेंस, जब आप इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो ये एक तरह का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपको लॉस होना चाहिए। वो भी कौन सा लॉस? प्राइमरी लॉस होना चाहिए इवेंट ऑफ द हैपनिंग से। जैसे एग्जांपल कि अगर पड़ोसी का मकान है, क्या आप उसके मकान का फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं? पड़ोस में कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग बूढ़ा रहता है ना, वो मरने की कगार में है, क्या हम उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके न रहने से, उसके मकान के जल जाने से मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है। मेरा प्राइमरी, कीवर्ड क्या है, मेरा प्राइमरी लॉस होना चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं एक शब्द बोलूंगा, पिक्यूनरी इंटरेस्ट। जी सर, पिक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। इसका मतलब है कि अ पर्सन हु हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट मैटर, जिसका उस वस्तु में इंटरेस्ट है, इफ ही इज बेनिफिटेड बाय हिज एग्जिस्टेंस, जो वो चाहता है कि वो चीज हमेशा रहे, न कि वो चीज बर्बाद हो जाए। तो जो बचाने में, जो उसके जीवित रहने में या उसके चले रहने पे ज्यादा डिपेंडेंट है, वो चीज उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं कि एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपने वस्तु में है,
इसीलिए वो क्या करता है, जैसे आपका गोडाउन है, हाँ तुम्हारा एक गोडाउन है, हाँ तुम्हारा एक बड़ा वेयर हाउस है, उसमें 10 लाख रुपए के सामान रखे हैं, तुम्हें डर है कि कहीं सामान जल गए, आग लग गई तो क्या होगा मेरा। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, इंश्योरेंस करा लो ना। उस वस्तु पर लॉस का डर तुम्हें है तो तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, तो जिससे लॉस, प्राइमरी लॉस होने का जो में डर है, तुम उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। हाँ समझ गए ना। एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक क्रेडिटर अपने डेप्टर का भी इंश्योरेंस करा सकता है, मालूम है कि नहीं ये बात। हाँ बड़ी अजीब बात है। क्रेडिटर मतलब जिसने आपको लोन सप्लाई किया है, हाँ वो आपका इंश्योरेंस करा सकता है। चलो, तो अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको इंश्योरेंस नहीं करा सकते, ठीक है। एक एग्जांपल में मरीन इंश्योरेंस की मैं एग्जांपल देता हूं। मरीन मतलब समुद्र में इंश्योरेंस। जब मरीन इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है तब तक जब तक आप समुद्र में हैं, ठीक है ना। एक बार आपका सामान समुद्र से उतर गया, बाहर आ गया, मरीन इंश्योरेंस खत्म। चलो, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस नाम है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब प्रॉमिस टू कंपनसेट द लॉस। अगर मुझसे पूछोगे मेरी भाषा में तो मैं बोलूंगा मेक गुड द लॉस। क्या जी, मेक गुड द लॉस। अगर लॉस हुआ तो उसको गुड कर दो, अर्थात उसकी भरपाई कर दो। मेक गुड द लॉस। यही तो रिस्क कवर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हैं, लॉस को भरपाई करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ही इंश्योरेंस का यही है। ऑब्जेक्ट है क्या करना है, लोगों को इंश्योरेंस कराना है, समझ गया ना। तो कंपनसेशन देना, भरपाई करना, कितनी देंगे, उतनी देंगे जितने की वैल्यू ऑफ द गुड है। याद रखना, इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती है कि आप उससे प्रॉफिट कमा पाओ, समझ गए। आपको बेनिफिट नहीं देना चाहती है। लेट्स से आपने इंश्योरेंस कराया अपने मकान का 10 लाख रुपए का, एग्जांपल देखते हैं। आग लगी, ठीक है, आग लगी एंड आग में जो गुड्स थे वो उसमें 50,000 के गुड्स ऐसे थे जो खराब नहीं हुए, बचा लिए गए। तो 50,000 के गुड्स जब जले ही नहीं तो उसका पैसा थोड़ा देंगे आपको। आग में भले 10 लाख का लॉस हुआ था, आग में इंश्योरेंस सॉरी भले 10 लाख का लिया गया था, पर लॉस तो 50,000 का नहीं हुआ ना उसमें से। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 9,50,000 देगी, 10 लाख नहीं देगी। याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है, ये सब पे अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस आप जितने की लोगे, 10 करोड़ की भी लोगे तो 10 करोड़ ही मिलेगा, ठीक है। अगला प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सर सबरोगेशन मुझसे पूछोगे तो मैं एक कीवर्ड बोलूंगा, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ। ठीक, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ। अरे सर किसका जूता पहना रहे हैं सर, आइए मैं इसका मतलब बताता हूं। जूता पहनाना नहीं है, जब इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया, तुम्हारा एग्जांपल देता हूं, ठीक, तैयार हो। हाँ, स्टेप्स इन द शूज ऑफ का मतलब क्या है। जब आपने इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कराया, आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया था, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में 10 लाख का स्टॉक है, 10 लाख के फर्नीचर रखे हैं, ठीक, आग लग गई, सामान जल गए। अब फिर बात है, पूरा सामान तो जला नहीं होगा, कुछ जला होगा, कुछ अध जला होगा, कुछ सामान थोड़े बहुत काम के भी होंगे, ठीक है ना भाई, एक एक चीज तो नहीं जली होगी। तो अब इंश्योरेंस कंपनी आएगी, आपको 10 लाख रुपए दे देगी, कहेगी ये लीजिए आपका 10 लाख का लॉस हुआ है, 10 लाख रुपए ले लीजिए। बट अब यहां पे स्टेप शुरू होता है, अब वो गुड्स की ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, अर्थात वो जो जले हुए सामान थे, जो थोड़े जले थे, नहीं जले थे, अध जले थे, बचे हुए थे, वो सब का मालिक कौन हो जाएगा, इंश्योरर। समझ गए, वो आपके स्टेप्स इनटू द शूज आ जाएगा, स्टेप्स इन द शूज आ जाएगा जिस समय आपका करेक्ट इंडेमनिटी दे देगा। इसी का नाम रखा गया है क्या, सबरोगेशन। समझ गए, इसमें कहा गया है कि लॉस होने पर इंश्योरर बिकेम एंटाइटल्ड, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, उस सारे राइट्स का, उस सारे रेमेडीज का अधिकार किसके पास चला जाता है, इंश्योरर के पास जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी का उसने इंश्योरेंस किया। समझ गए, द वर्ड इज इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। क्या बात है, समझ में आ गया सबरोगेशन क्या होता है। इससे इसका भी मकसद यही है कि जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट ना ले सके। आइए
सबरोगेशन का प्रिंसिपल भी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक व्यक्ति बड़ा चालाक था। आओ इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को, यहां समझ देंगे ऊपर एग्जाम। एक व्यक्ति बड़ा चालाक था, मान लेते हैं उसका नाम है अमित। भाई अमित बहुत चालाक है। उसने क्या किया, 10 लाख का इंश्योरेंस कराया एक कंपनी से, और एक कंपनी और से इंश्योरेंस करा लिया। चलो वो दूसरी कंपनी से कराया, हाँ दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया 15 लाख रुपए। अपने गोडाउन का कि फायर लगेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब कितने का इंश्योरेंस कराया, एक से 10 लाख, एक से 15 लाख, दो इंश्योरेंस करा लिया। चलो इस कंपनी का नाम दे देते हैं ए कंपनी, इस कंपनी का नाम देते हैं बी कंपनी, दोनों से करा लिया। अब सच में उसकी कंपनी में आग लग गई। जब आग लगी, फायर से लॉस जब निकाला गया तो लॉस 6 लाख रुपए का था, ठीक है। 6 लाख का लॉस हो गया। तो अब अमित तो बड़ा खुश हुआ, मजा आ गया। 6 लाख ए से लूंगा, मजा आ जाएगा, क्या बात है। 6 लाख बी से लूंगा, दोनों से 6 लाख लूंगा। तुम क्या कहते हो? जी हां, यहां पर अमित फंस जाएगा, क्योंकि फायर इंश्योरेंस है ना बच्चे। तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 10 लाख और 15 लाख, इसको सिंपल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, आएगा 2:3। मैंने 5 से यह सिंप्लीफाई कर दिया, तो 6 लाख का 2:3 उसको मिलेगा। इसका मतलब है 6 लाख का 2/3 करेंगे, दैट मीन्स 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ए कंपनी उसको देगी 2,40,000 रुपया। जी 10 लाख नहीं देगी, 2,40,000 ही देगी एक कंपनी। और बी कंपनी उसको देगी, यस बी कंपनी देगी उसको 3,60,000। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये तो बेईमानी है यही कह रहे हो? अरे भाई बेईमानी नहीं है, इसी का नाम ही तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो इंश्योरर होते हैं, यस इंश्योरर ये रहे ए और बी, इनको पेमेंट करने पर, यस इंश्योरर को पेमेंट करने पर क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करके पेमेंट करना होता है। कंट्रीब्यूट करके पेमेंट करते हैं। किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं? जिस रेशियो में पॉलिसी है। पॉलिसी 10 लाख और 15 लाख की थी, तो 2:3 इसका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो हो जाएगा। ठीक सुना आपने, कंट्रीब्यूशन रेशियो आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं कंट्रीब्यूशन रेशियो, लिखने की जगह नहीं मेरे पास, समझ गए? तो इससे सर हम तो बेईमानी कर लेते हैं। यस हम अमित होते तो हम क्या करते, इंश्योरेंस ए कंपनी को बताते, 6 लाख रुपए पहले उससे ले लेते, फिर इंश्योरेंस बी कंपनी को बुलाते। अरे भाई ऐसा कैसे कर पाओगे, यही तो गड़बड़ है ना। पहला ही प्रिंसिपल क्या बोला था, अटमोस्ट गुड फेथ। ए पहला प्रिंसिपल क्या बताया था कि आपको सच बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, प्रपोजल को सच बताना पड़ेगा। तो उसी समय आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ मैंने बी से भी इंश्योरेंस लिया है, हाँ मैंने ए से भी इंश्योरेंस लिया है, दोनों को एक दूसरे के बारे में बताना पड़ेगा। और दूसरा, सच में अगर आप बेईमानी करने पे ही आए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ए कंपनी का लॉस फायर से भर देगी 6 लाख, क्योंकि 10 लाख में से 6 लाख तो दे देगी इंश्योरेंस ए कंपनी, बट दूसरी कंपनी आएगी तो उसको कहां से लॉस दिखाओगे? यस क्योंकि वो सारा सामान ले जाएगी जला हुआ भी, समझ गए? तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाइड क्या करता है कि इंश्योरेंस मस्ट बी पेड टू द सेम पर्सन। यस बता दिया तुम्हें, पॉलिसी का रिस्क कवर होना चाहिए और वो सारी पॉलिसीज फोर्स में होनी चाहिए, और टोटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, हाँ टोटल ऑफ कंपनसेशन ही दोनों मिलकर के देंगे, लॉस से एक्सीड नहीं करेंगे। ये रहा एक एग्जाम्पल जैसा मैंने दिया। हाँ मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो 6 लाख रुपए का था। आइए अगला प्रिंसिपल जानते हैं, कॉजा प्रॉक्सिमा, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। ऐसा माना जाता है कि जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो ओनली पार्टीज, यस जिसका डेंजर है, क्या क्या क्या, जिसका डेंजर है, एंड नॉट फॉर द एक्सपेक्टेड और अनइंश्योर्ड पेरिल, जिसका डेंजर नहीं है उसको आपको नहीं भर के देगी। सर समझ में नहीं आया। हाँ पेरिल मतलब डेंजर होता है, यहाँ पे पेरिल लिखा ना, यहाँ पर खतरा, रिस्क, डेंजर। तो अगर आपने मेरीन इंश्योरेंस कराया है ना, और आपके यहां फायर लग गई है, तो क्या होगा, पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि आपने मेरीन इंश्योरेंस कराया था ना, फायर इंश्योरेंस तो नहीं कराया था ना। तो यही कहना चाहते हैं, इंश्योरेंस जिस कॉज का कराया उसी कॉज का होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, सारे पैसेंजर्स जो एयर फ्लाइट में रहते हैं, यस, उनका इंश्योरेंस होता है, डेथ इंश्योरेंस होता है प्लेन क्रैश पर। सुना है कि नहीं आपने? हाँ, ध्यान रख लीजिएगा अगली बार जब आप फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं तो साथ में इंश्योरेंस भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ एक्सेस देना पड़ता है पर इंश्योरेंस हो जाता है। तो अगर फ्लाइट क्रैश कर जाए, प्लेन क्रैश कर जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। मालूम है कि नहीं है? अरे आपको नहीं मिलेगा, घर वालों को मिलेगा। हाँ, वो जो आपके पीछे के जो लोग बच जाए उनको मिल जाएगा। तो अगर कोई पैसेंजर मर जाए एरोप्लेन में ही, तो हार्ट अटैक आ गया और मर गया, तो अब उसे पैसा मिलेगा? क्या कहते हैं? एकदम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्लेन क्रैश होने की बात कही गई थी। कॉज क्या होना चाहिए? कॉज, देखिए लिखा है कॉज, जिस कॉज के लिए इंश्योरेंस कराया वही कॉज होना चाहिए। तो इफ द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, क्योंकि प्लेन क्रैश इज नॉट द कॉज ऑफ द डेथ। समझ गया ना क्या मतलब है कॉजा प्रॉक्सिमा? समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? कर दो सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। चल, 7th और आखिरी प्रिंसिपल, मिटिगेशन। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि ये ड्यूटी है इंश्योर्ड की, मतलब हम लोग इंश्योर्ड हैं, क्या करना कि सारे पॉसिबल स्टेप्स लेना कि लॉस कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो, मिसहैप की चांसेस कम से कम हो। एक एग्जांपल की बात करते हैं, आपने अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराया, ठीक है, फायर इंश्योरेंस कराया और सच में आग लग गई। आपके गार्ड ने फोन किया, सर सर सर, आपके जो चौकीदार थे उसने फोन किया, अरे सर सर फैक्ट्री में आग लग गई है। आप सोए जा रहे, अरे छोड़ो जाने दो, क्या करना है, छोड़ो छोड़ो। अरे क्या कर रहा भाई, ऐसा गलती मत करना। तुरंत क्या करो, फायर ब्रिगेड को फोन करो, लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करो, इन्फॉर्म करो फायर लग गई है, खुद भी दौड़ो। क्या करो, आग को कोशिश करो कम से कम लगे, कम से कम फैले। तो आपको क्या करना है? मिटिगेशन करना है। यू कैन नॉट बी केयरलेस, इंश्योर्ड को लापरवाही नहीं करनी है। समझ गए? लॉस एक्सीडेंटल होना चाहिए, पर्पसफुल नहीं होना चाहिए। समझ गए? जानबूझ कर नहीं होना चाहिए। एक इंश्योर्ड को ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि उसने इंश्योरेंस न कराया होता। यस, उतनी ही सावधानी बरतनी होती है जितनी इंश्योरेंस न कराने पे आप करते। तो अटमोस्ट केयर करना, यस, केयर करने का नाम है, प्रिंसिपल का नाम है मिटिगेशन ऑफ। चलिए, अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जान लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा। हाँ, याद रखिएगा, सबका सिर्फ आपको मीनिंग करना है और आपके लिए डिटेल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? इंश्योरर के बीच में। जैसे जीवन बीमा की कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम, बदले में हमसे प्रीमियम लेती है, वो हमसे वचन देती है कि हम सर्टन पे ऑफ मनी दे देंगे, ऑन दी डेथ ऑफ द इंश्योर्ड को दे देंगे। हाँ, वो इसी बात का तो वचन देती है कि एक्सपायरी ऑफ पीरियड पे हम आपको पेमेंट कर देंगे या मेरी डेथ पे पैसा दे देंगे। बस इसी को कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। जो पॉलिसी होल्डर होता है, जिसने पॉलिसी कराई होती है, उसको अश्योर्ड हो जाता है कि एक निश्चित पैसा मिलेगा, उसको मिलेगा अगर वो जीवित रहेगा, और नहीं तो उसके नॉमिनीज को मिलेगा पैसा। तो याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी इंडेमनिटी का प्रिंसिपल नहीं माना गया है। सर, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब मैंने पहले बताया था, मेक गुड द लॉस। मेक गुड द लॉस। जैसे मैंने कहा कि फायर का इंश्योरेंस आपने कराया, तो आपने जब फायर हुई, आपका 10 लाख का सामान जला, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 10 लाख दे दिया, तो आपका जो पैसा लॉस था उसको गुड कर दिया गया ना। गुड मतलब भरपाई कर दी गई ना, तो मेक गुड द लॉस हो गया ना। पर फायर इंश्योरेंस, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस में किसी के फादर फॉर एग्जांपल चले गए, किसी की मदर की डेथ हो गई है, तो क्या पैसे से क्या मेक गुड द लॉस हो सकता है? क्या उस लॉस की भरपाई हो सकती है? मेरे जवाब में तो कभी नहीं हो सकता। नो अमाउंट कैन, यस, ब्रिंग बैक द डेड। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी इंश्योरेंस नहीं मानना चाहिए,
बल्कि मुझे लगता है सही शब्द अश्योरेंस होना चाहिए। अब क्योंकि हमारी आदत हो गई है लाइफ इंश्योरेंस करने की, अब भूल जाओ। फिर तुमसे कहे लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है, नहीं नहीं अंकल लाइफ अश्योरेंस करा रहे हैं आप। रियली चलो ये सब टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है। यस ये सब कट चुका है आपके सिलेबस में, इसीलिए मैं सिंपली इसको कट कर दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ मीनिंग है आपके सिलेबस में। अगला इंश्योरेंस जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ, हाँ जीवन बीमा के साथ साथ आजकल हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा पॉपुलर चल रहा है। हाँ आपके हॉस्पिटल का खर्चा बहुत आने वाला है ना आजकल, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। आज हम लोग को डर है कि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, जब हम बीमार हो जाएं, कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत खर्चे हो रहे हैं। आज हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं, तो मेडिक्लेम लोग करा लेते हैं, नाम सुना है ना, मेडिक्लेम, मेडिकल का क्लेम करा लेना। इंश्योरेंस करा लो तो अगर आपका कोई खर्चा आता है तो आपको खर्चा नहीं देना है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। द इंश्योर्ड पर्सन गेट्स कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स। हाँ बहुत कॉमन हो गया आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कराना, और कोरोना ने तो लोगों को सिखा भी दिया है कि क्यों इंश्योरेंस जरूरी है। चलो अगले टाइप के इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस, याद रखिएगा सिर्फ मीनिंग आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं है। तो फायर इंश्योरेंस सेम काम करता है, बस ये एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कि मैं आपको एक सर्टेन प्रीमियम पे करता रहूंगा, आप मेरे को लॉस बाय फायर होगा तो आप इसकी भरपाई कर दोगे। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास असेट्स है, वो डैमेज बाय द लॉस से, याद रखना फायर का लॉस एक्सीडेंटल होना चाहिए। खुद आग लगा दोगे, कहोगे भैया बीमा दे दो, तो कैसे देगी इंश्योरेंस कंपनी? नहीं नहीं नहीं, समझ गया ना। तो फायर इंश्योरेंस इज जनरली फॉर 1 ईयर, 1 साल का लोग फायर इंश्योरेंस करा सकते। इसमें फायर इंश्योरेंस कराने पे आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा लॉस बाय फायर से या डैमेज बाय फायर से, समझ गए। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, है इंडेमनिटी का, लाइफ इंश्योरेंस के पहले मतलब नहीं है इंडेमनिटी का, ठीक है। और इंश्योर्ड को, यस इंश्योर्ड को लॉस का पैसा मिल जाता है जितना एक्चुअली उसने लॉस सफर किया होता है, जितना आपका लॉस है। मैंने एग्जांपल दिया कि आपने 5 लाख का फायर इंश्योरेंस करा दिया है, तो हो सकता है आग लग गई हो और सच में आपका लॉस हो गया हो, तो आपकी पॉलिसी अगर सही होगी, चल रही होगी, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं जाना नहीं है क्योंकि मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मैरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिफाई करती है, भरपाई देती है, लॉस देती है अगर आपकी शिप का लॉस हो जाए। भाई शिप भी तो बड़ी महंगी आती है, शिप भी तो डूब सकती है। आपका कार्गो, कार्गो क्या होता है, शिप में रखा सामान, वो भी डूब जाए, नुकसान हो जाता है, और या तो फ्रेट का नुकसान हो जाए। तीनों का इंश्योरेंस करती है, कार्गो इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस। तो इसमें मैरीन इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, हल इंश्योरेंस होता है, हल इंश्योरेंस में शिप का ही इंश्योरेंस हो जाता है। शिप भी करोड़ों की आती है, याद रखना बहुत महंगी होती है, इसीलिए शिप की बॉडी का इंश्योरेंस का नाम है हल, HULL। बहुत सारे लोग हुल इंश्योरेंस बोलते हैं, हुल नहीं है, हल इंश्योरेंस है, ठीक है। हल इंश्योरेंस होता है ताकि शिप का डैमेज हो जाए, शिप का लॉस हो जाए तो भरपाई कर दें। दूसरा इंश्योरेंस कौन सा होता है मैरीन इंश्योरेंस में, कार्गो, शिप में जो सामान शिप ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, वो भी बड़े महंगे होते हैं, शिप के डूबने में वो भी बर्बाद हो जाता है। और तीसरा और आखिरी इंश्योरेंस है फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा। सोचिए अगर इंश्योरेंस कंपनी, शिपिंग कंपनी, जिसको अगर भाड़ा न मिले, क्यों ना भाड़ा मिले, क्योंकि शिप में जो सामान है उसका भाड़ा यूजुअली क्या होता है, डेस्टिनेशन पे मिलता है। डेस्टिनेशन होता है कि जब वहां शिप सामान उतारती है तो वहां उसको भाड़ा मिलता है। अब जब शिप भी डूब जाएगी तो लोग भाड़ा क्यों देंगे, कहेंगे ना लोग सामान दीजिए तब भाड़ा देंगे, जो आप मेरा सामान लेके आए हैं शिप से दीजिए, मेरा कार्गो दीजिए तब भाड़ा देंगे। तो शिप कंपनी का तो ये भी तो लॉस हो जाएगा, भाड़े का लॉस। तो तीसरा टाइप का इंश्योरेंस है कार्गो इंश्योरेंस। तो इस तरीके से आपने सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को भी डिटेल में जान लिया। तो यहां पे खत्म हो जाता है आपका एंटायर चैप्टर। ये चैप्टर बड़ा था पर मेरी कोशिश छोटी नहीं थी। थैंक यू एंड लव यू फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन बाकी है। तो आपको ने ट्विन टावर नाम का, वर्ल्ड ट्विन टावर नाम का यस टावर के बारे में सुना होगा, जिसको 9/11 के दौरान गिरा दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि इसका भी इंश्योरेंस हो रखा था? कितने का इंश्योरेंस हो रखा था और इंश्योरेंस कंपनी कौन थी? ये है मेरा आपके लिए क्वेश्चन।
गूगल करिए, थोड़ा पता करिए, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इसके बारे में मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो मुझसे पूछेगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाऊंगा। बड़ी यस अनोखी और अजीब कहानी है। आपने सुना था ना 9/11 में 2 टावर्स थे अमेरिका में, जिसको वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट बिल्डिंग्स माना जाता था। दोनों बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। तो पता करिएगा कि कितने का इंश्योरेंस हुआ था दोनों बिल्डिंग्स का, और इंश्योरेंस कंपनी वो कौन थी। तो थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ, रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, लव यू, टेक केयर। सारे लेसन्स के डिस्क्रिप्शंस में आपको यस एक साथ प्लेलिस्ट दे रहा हूं, गो एंड वॉच इट।